कैसे हो बच्चों? स्वस्थ मस्त जबरदस्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे जुड़ जाओ बढ़िया तरीके से। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। धृति गुड इवनिंग, निधि गुड इवनिंग। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, पहले सारे सिंह सिंह आ जाते हैं, फिर तिवारी तिवारी आ जाते हैं, सब एक साथ ही मतलब मैसेजेस आते हैं उनके एक के नीचे एक, इस तरीके से सिस्टमैटिक। हैप्पी होली, कैसी रही होली? अच्छी रही? एकदम मस्त रहे? बता दो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बेटा, मैं पानी लेके आऊँ अपने लिए। आप जितने किशोरावस्था की अवस्थाओं पे चलेंगे हम लोग। हाँ जी, क्योंकि दुर्गेश हमने सोच रखा है कि ईवीएस की क्लास अब तब लगाएंगे जब दुर्गेश जो लाड़ो है हमारी, वो हमसे कम से कम 25 बार बोलेगी और घर से हमारे लिए गुजिया लेकर आएगी, तब चलाएंगे। चल जाएगी भाई, पढ़ने पे ध्यान दे लो, जितनी चल रही है उनको रिवाइज कर पा रहे हो, ये जरूरी है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, कौन सा चैनल है बेटा, क्या नाम है? अच्छा, अपना चैनल है, उसमें आपकी यूपी टेट की मेरी क्लास है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तुमने उस पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके रोहित भैया को बताया? तुम अगर बताते तो ये था, हम उस पे स्ट्राइक डाल देते चैनल पे। बता दिया करो, है ना, इस तरीके से जब भी हुआ करे। चलो मैं रोहित भैया को अभी भेज देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जय भवानी। चलो मैंने भेज दिया रोहित भैया को, वो चेक कर लेंगे। अभी गुड़िया तो इसमें एक क्यों बोल रही है कि मैं, है ना, वो ईवीएस की क्लास और शुरू करा दो। ठीक है ना? तो इंस्टाग्राम पे कर देना। इंस्टाग्राम पे क्या रहता है बेटा, मैं खुद पर्सनली देख पाती हूँ, तो मैं वहां से उसको देख लूंगी, है ना। टेलीग्राम क्या रहता है, बहुत सारे मैसेजेस और ग्रुप आते रहते हैं ना, तो उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें नहीं रख पाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ। और आपके ग्रुप्स के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उसके अंदर और कई बार तो बच्चे खुद ही ग्रुप बना लेते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक रीजन रहता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम किस पे थे? किशोरावस्था पे थे। अब देखो, किशोरावस्था तुम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हारा वो समय जिसमें तुम्हारी जवानी आती है। मतलब किशोरावस्था बेसिकली वो टाइम है बेटा जी, जिसमें ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डोपामाइन खूब भर भर के रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन भी रिलीज हो रहा है कि सोई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं, है ना। मम्मी कह रही भाई साहब क्या सिचुएशन है, क्योंकि हार्मोन्स की एक अति हमें देखने को मिलती है। तो देखो भैया, किशोरावस्था 13 से लेकर 18 साल, इसको हम जीवन का सबसे कठिन काल बोलते हैं। अब आप कहोगे दीदी जीवन का सबसे कठिन काल क्यों बोलते हैं, ये आपने क्यों बताया कठिन काल? कठिन काल इसलिए बेटा, देखो दुनिया तुमसे कुछ और चाह रही है, तुम कुछ और चाह रहे हो, तो एक सेटलमेंट बन नहीं पाता। लाइफ चाहती है, मतलब लोग तुमसे चाहते हैं कि, घर वाले कहते हैं मेरा बेटा बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, और तुम्हारा मन कर रहा है कि बस मैं तो बनूं एक बढ़िया सा म्यूजिशियन। तुम गिटार पे टुडुम 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 टुटुम टुटुम ये करना चाह रहे हो। जीवन का बड़ा कठिन काल है, लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तुम, तो ये जीवन का कैसा काल होता है? तो आप कहोगे ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अच्छा, ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ध्यान से समझना, परवर्ती अवस्था। ट्रांजिशनल पीरियड या परवर्ती अवस्था का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रांजिशनल पीरियड, परवर्ती अवस्था, यानी पहले तुम थे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे, और छोटे से बच्चे से
अब समझदार बच्चे के बीच में तुम्हारा ट्रांजिशन यानी तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्ती अवस्था। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड। फिर से बताओ, नहीं समझ में आया? एक और बार बताओ। हाँ बिल्कुल, विचारों के बीच में भी द्वंद्व चलता है शुभम। तो ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या होता है? परवर्ती अवस्था, यानी कि एक ऐसी स्टेज जिसमें तुम बाल्यावस्था से, बचपन की अवस्था से निकलकर और अब तुम किशोरावस्था की अवस्था में, जहां तुम्हारी आवाज भारी होगी, जहां तुम्हारे यहाँ पर बाल आएंगे, यहाँ पे भी बकरी के जैसे बाल आएंगे, है ना, तुम्हारे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रबलता देखने को मिलेगी और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल की अधिकता देखने को मिलेगी। तो इसके चलते परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहाँ आप बच्चे थे, कहाँ आपके अंदर यौवन आएगा, कहाँ आपके इंटरेस्ट बदलेंगे। तो ये एक परिवर्तन की अवस्था है, ट्रांजिशनल पीरियड है, एक बिल्कुल बड़ा चेंज लेकर आता है। ये गोल्डन एज है। गोल्डन एज क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इस उम्र में जो आशिकी से दूर रहा वो बच्चा ना अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा पाता है। देखो आप लोगों में से, मुझे नहीं पता, अभी मैंने कुछ समय के लिए आपके मैसेज को इनेबल किया है, आप सब इस बात को जानते हैं कि ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि क्लास की शुरुआत में एक तो आप अपने पर्सनल जो आपके डाउट होते हैं उनको थोड़ा सी देर साइड किया करो, क्योंकि आपके अपने पर्सनल डाउट हैं वो, जिनको मैं पहले कभी ना कभी बता चुकी होती हूँ। आपने उसको नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में ही नहीं, है ना। एक रूल है मेरी क्लास का कि आधे घंटे बाद मैं बात करूंगी, तब मैं आपकी बात को एकदम क्लियर करूंगी। फिर जब क्लास खत्म हो रही होगी तब करूंगी, बीच में नहीं। बीच में मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ध्यान से पढ़े भी। तो हमारे जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनके अंदर ये कहा गया है कि आपकी जो यौवन की अवस्था होती है उसमें आपकी एनर्जी का पीक आपको समय देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 25 साल तक ना ब्रह्मचर्य माना जाता था। ब्रह्मचर्य लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो भारत में तो बाल विवाह होता था। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। बाल विवाह बाद के समय पे था, इसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रमोट भी नहीं किया था। क्योंकि हमारे यहाँ अगर 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहने का, पालन करने का, हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं आश्रम व्यवस्था बनाई गई जिसमें 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमारे यहाँ तो कभी बाल विवाह को सपोर्ट ही नहीं किया गया होगा। ये बाद के समय में कुछ मूर्ख लोगों ने उसको धर्म का नाम देके और अपनी जो सोच थी उसको आगे बढ़ा दिया होगा। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल में इस समय पर आपकी एनर्जी बहुत चरम पर होती है। अब अगर कोई अपनी आशिकी में, है ना, अपना पूरा समय निकाल दे, लड़की लड़कों को देखने में, लड़का लड़कों को देखने में, या लड़कियां लड़कियों को देखने में, लड़के लड़कों को देखने में, कुल मिलाकर अगर आपके अंदर सिगमंड फ्राइड साहब के अकॉर्डिंग लिबिडो यानी काम इच्छा ज्यादा हो जाए, आपकी पूरी एनर्जी का फ्लो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे में आप अपनी उस बेस्ट एनर्जी को कहीं पर भी अपने डेवलपमेंट में नहीं लगा सकते। जो बच्चे लगा पाते हैं, आप उन बच्चों में एक सामान्य बच्चे से बड़ा अंतर ये देखते हैं कि ये बच्चे जो कि इस एज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई पॉर्न वीडियोस नहीं देखना, कोई फोन पे गंदी वीडियोस या साइट्स नहीं देखना, वो लोग अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी करियर गेन कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए स्वर्ण काल बोलते हैं। वीर पूजा की अवस्था, इसमें आप क्या करते हो, अपनी लाइफ में कुछ हीरोज बनाते हो, कुछ हीरोज बनाते हो और उनकी हम वर्शिप करते हैं। तो यहां बहुत जरूरी है कि माता पिता बच्चे के लिए घर में रीडिंग होती हो, हर संडे रीडिंग होती हो, या घर में इस तरीके की मूवीज देखी जाती हो, माँ बाप का इंटरेस्ट से बच्चे का इंटरेस्ट बनता है, भगत सिंह द लेजेंड देखी जाती हो, चंद्रशेखर आजाद के बारे में देखा जाता हो, स्वतंत्रता के ऊपर क्रांतिकारी एक नाटक था युग, वो देखा जाता हो, आप क्या बोलते हैं वीर सावरकर की जीवनी और इस तरीके की चीजें आपके घर में हो, इस तरीके की कहानियां आपके घर में कही जाती हो, तो आपके बच्चे उनको रोल मॉडल बनाएंगे। और जिनके घर में खुद माता पिता अनअवेयर होंगे इस उम्र में, वो बच्चे फिर टीवी पे जो एक्टर्स होंगे उनको देखकर रोल मॉडल बनाएंगे। फिर ये वही बच्चे होते हैं जो कि, है ना, उन किसी एक्टर की जन्मदिन पर उसका दूध से अभिषेक कराते हैं। क्यों कराते हो? कौन कौन है, मतलब आप सोचिए कि सलमान खान कौन है, रजनीकांत कौन है, एक्टर ही तो है।
आपने माना कुछ बहुत अच्छा आपने एक्टिंग की होगी, आपने बहुत अच्छा काम किया, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट थिंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं साहब हम इन्हीं के जैसे बनेंगे। वीर पूजा मतलब आप उनको टीवी के उनके या सिनेमा के उनके किसी पिक्चर को देखकर उनके कैरेक्टर को आप आइडलाइज कर लेते हो। कबीर सिंह का आपको शाहिद कपूर अच्छा लगता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को खींच के थप्पड़ मार देता है ना, जो उसके घर पहुंच जाता है, आपको वो ठीक लग रहा है अपनी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेइज्जती करता हुआ, है ना, आपको वो आप आइडलाइज कर रहे हो उसको कि यार बंदा तो ऐसे ही होता है, बंदी फिर भी मान जाती है, बंदी अगर प्यार करती है तो बंदा उसको मारे फिर भी मान जाती है। तो इसका मतलब आपके बच्चे को आइडियलाइजेशन कहाँ से मिल रही है, यहीं से मिल रही है। आपका बच्चा समझ रहा है ना, क्या बोलते क्या था वो, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है ना। अब वो पुष्पा जो झुकेगा नहीं साला वो तस्कर है, कैन यू इमेजिन, वो चंदन की तस्करी करता है, ब्लडी चोर भारत सरकार का, और उसको इतना आइडलाइज किया गया है कि आपको लग रहा है कि नहीं ये तो एकदम वो है। यश की मूवी केजीएफ मारकाट करता हुआ, तो आप आइडलाइज कर रहे हो। कल को आपके बच्चे लोगों को, अपने बाप को अपनी माँ को नीले ड्रम में नहीं डालेंगे तो किसको डालेंगे। आपने हमने उसको सोसाइटी में उसी तरीके की चीजें दी। वीर पूजा के लिए उसके मॉडल, वीर पूजा मतलब रोल मॉडल्स बनाता है इस स्टेज में बच्चा, और रोल मॉडल वो होते हैं जो कि दूसरों पर दबाव डाल पा रहे हैं, तो वो उन्हीं को फॉलो करेगा। तो बस आप गलत चीजें अगर करवाओगे तो गलत चीजें होंगी। इसे बसंत ऋतु भी कहते हैं, स्प्रिंग सीजन। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, कभी किसी ने अपने इस सीजन में, है ना, मतलब इस सीजन में बोल रहे हैं, ये जो स्टेज होती है ना, इसमें आपके ना पेट में बटरफ्लाई सी उड़ती हैं, ये लिटरली होता है भाई साहब। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार ये मूवीज में ऐसे ही बोल देते हैं कि बटरफ्लाई उड़ती है, नहीं, ये हार्मोनलिकल चेंजेस हैं। इस एज में आपको अपने पेट में लिटरली बटरफ्लाई सी महसूस होती है, जैसे जब आप झूला झूलते हो ना, तो बिल्कुल जब झूला ऊपर से नीचे आता है ना, तो जो बटरफ्लाई पेट में गुदगुदी वाली जो फीलिंग होती है, सेम फीलिंग आपको इस स्टेज में फीलिंग होती है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। यानी कुल मिलाकर आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, हार्मोनलिकल कुछ चेंजेस होते हैं, आपको खुद को देखना भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये इस स्टेजेस के नाम है। अब इस स्टेज की विशेषता क्या है, आपकी बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है। क्यों बेटा जी, बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट इस स्टेज में क्यों होता है? क्योंकि आप खुद समझ सकते हो ना, आप जिस क्या कहना चाहिए मुझे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, मेंटल मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास देखने को मिलेगा। आपके आइडियाज और इमोशन में मैच्योरिटी आ जाती है, यानी विचारों और संवेगों में क्या आ जाती है, मैच्योरिटी। अब आपके विचार एकदम बच्चों वाले नहीं रह गए, समझदारी भरे हो गए। आपके इमोशंस में एक तरीके की मैच्योरिटी है, आप अपने इमोशंस में बहते नहीं हैं, थोड़ा सा उनको लेकर कंट्रोल करना जानते हैं, है ना। आपको रोना आ रहा है लेकिन आप चार लोगों के बीच में रोते नहीं है ना। आप किसी लड़के को खींच के थप्पड़ मारो, इस उम्र के बच्चा रोएगा नहीं, है ना। और अगर वो काम किसी टीचर ने किया, तो क्योंकि आप टीचर बनेंगे इसीलिए आपको बता रही हूँ, तो अगर किसी टीचर ने किया तो लड़कों के साथ ही होता है, एक थप्पड़ पड़ा, यूं देखा, फिर अब टीचर और उसका ईगो क्लैश हो गया भाई, पूरी क्लास देख रही है, अब टीचर को लग रहा है पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो जाएगी, टीचर ने कहा, आंखें निकालता है, फिर एक थप्पड़ मारा, बच्चे ने फिर ऊपर देखा, फिर एक थप्पड़ मारा, ऊपर देखा। अब बच्चों को उस पर तरस आ रहा है क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि यार ये वही तो है। अब ऐसे में समझदारी क्या है, टीचर तुमने मारा, बच्चे ने आंख दिखाना शुरू किया, पहली बात तो तुम्हें अपनी अपनी रैपो इस तरीके की रखनी ही है ना। और तुम्हें कभी नहीं मारना भैया बच्चे को, ये समझ लो, जॉब लगे ना तुम्हारी, गवर्नमेंट में लगे, प्राइवेट में लगे, कहीं लगे, बच्चों को मत मारना, खाम खा में अपनी जान की फजीयत करा लोगे। तो क्या करना है, ये सिचुएशन कभी आने नहीं देनी है, मारना पीटना मत, वरना क्लैश हो जाएगा, वो तुम्हें यूं घूर के देखेगा। तो बेहतरी किस में होगी, बेहतरी इसी में होगी कि हाथ मत उठाना, प्यार से, और अगर उठ भी गया तो सिर पे हाथ रख के ही कहना, क्या मैंने तुझे कभी अपने बच्चे से अलग समझा है। बिल्कुल सिर पे प्यार से हाथ, बच्चा वहीं पिघल जाएगा, और वो जो गुस्सा है वो आंखों में आंसू के तौर पे निकल जाएगा। आप फिर उसको कह सकते हो, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है, ये करना था तुम्हें, नहीं करना था ना, इस काम को ऐसे करो, मुझे अच्छा लगता है जैसे आपके मम्मी पापा प्यार करते हैं। वरना बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा विद्रोही हो जाता है। तो तुम मत करना, तुम तो हाथ ही मत लगाना तो ज्यादा बढ़िया, वरना मारे जाओगे खुद ही, है ना। तो विचारों और इमोशंस में मैच्योरिटी आती है, डे ड्रीमर बन जाता है, डे ड्रीमर। अच्छा होता तो कुछ नहीं है बाबूजी से, अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, खुलती हुई आंखों से देखेंगे हम तो क्या, सपने सुबह शाम।
तो इस एज में बच्चा क्या करता है, डे ड्रीमिंग करता है। डे ड्रीमिंग क्या करता है कि अरे यार एक दिन ना मतलब पोर्शे कार खरीदूंगा, मम्मी को घुमाऊंगा, ये करूंगा, इस कमरे में ये होगा, उस कमरे में ये होगा। हर बच्चे ने किया भाई। ग्रुप को महत्व होता है। सहेलियां सहेलियां नहीं होती हैं, बहनें होती हैं। और दोस्त दोस्त नहीं होते हैं, भाई होते हैं। अगर एक भाई ने दूसरे भाई को फोन करके कहा यहाँ आ जा, 2-3 लड़के लेकर, दूसरा भाई ये भी नहीं पूछेगा कि तीसरी तरफ की पार्टी ने कितने लड़के हैं। पहुंच जाएंगे सारे दोस्त, चाहे पिटके ही क्यों ना आए, लेकिन पहुंच जाएंगे क्योंकि भाई है ना। मम्मी का फोन आया, बेटा वो तुम्हारे घर है, हाँ आंटी अभी अभी वॉशरूम में गया। बल्कि चाहे वो उसकी मम्मी के घर में ही हो और मम्मी ये टेस्ट करना चाह रही हूँ, चेक करना चाह रही हूँ कि कितनी सगी दोस्ती है, तो ये ग्रुप को महत्व होता है। याद रखना, इसे गैंग एज नहीं कहते। टोली की उम्र या गैंग एज बाल्यावस्था है बेटा जी, है ना, वो भी लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे ग्रुप को महत्व मिलता है। टोली में नहीं घूमेगा, कुछ सेलेक्टिव दोस्त होंगे इसके, 2-3-4 हो सकते हैं, जो ये कुल मिलाकर 4 दोस्त हों, ये कुल मिलाकर 5 दोस्त हों। टोली नहीं होगी, क्या ये सारे घूम रहे हैं ना। इसमें ग्रुप होगा और ग्रुप को महत्व है। भाई है तू अपना, बहन है तू अपनी, बहन करके संबोधन होगा, भाई करके संबोधन होगा। समाज सेवा की भावना होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा समाज सेवा आप देखोगे कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उठा के दे दिया उसको, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ भी कर दिया उसके लिए। आत्मसम्मान की भावना यहाँ होती है। मम्मी पापा को कहो 4 लोगों के बीच में न मारा करें। अगर पीटने का मन ही कर रहा है पापा का तो मुझे अकेले में पीट लें। बच्चे को बेइज्जती वहां नहीं महसूस होती है। आप अकेले में लड़कों को पिटाई खाई होती है उन्होंने खूब बढ़िया, पिताजी ने बेल्ट से रख के एकदम बक्कल तक छापा होता है, लेकिन उनको दिक्कत कहाँ होती है कि 4 लोगों के बीच में पिताजी ने डांट दिया, तो आत्मसम्मान की भावना होती है। वहां डांट दिया तो वहां बच्चा भी क्या कर जाएगा, क्लैश कर जाएगा। ईश्वर और धर्म में या तो विश्वास रखेगा या फिर ईश्वर और धर्म में विश्वास नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ ना उसकी अपनी आइडियोलॉजी बनती है। मम्मी कह रही हैं नहा के तुलसी जी को जल चढ़ाया करो, तो या तो ये ऐसा बच्चा होगा कि मम्मी ने कहा है चलो चढ़ा दो, या फिर वहां तर्क, क्योंकि बुद्धि का अधिकतम विकास है ना, तर्क भी करने की क्षमता बहुत अधिक है, या फिर यहाँ पर तर्क इसके ऊपर हावी हो जाएगा। सिंपली बात कहेगा कि मम्मी एक बात बताओ, हम सब भगवान के बच्चे हैं? बोले हाँ भगवान के बच्चे हैं। तो मम्मी भगवान हमारे माता पिता हैं? बोले हाँ बेटा भगवान माता पिता हैं। तो मम्मी जब हम छोटे थे तो हम आपकी गोद में सूसू भी करते थे, पॉटी भी करते थे, है ना, आप जब खाना खाने जाती थी तभी हम पॉटी कर देते थे, आप हमारी पॉटी धुलाती थी, उसके बाद भी आप खाना बना रही होती थी, खाना खा रही होती, आपको हमसे कोई घिन नहीं आती थी, भगवान को क्यों घिन आएगी अगर हम नहीं नहाते? ये तर्क आते हैं बच्चों के, है ना। ईश्वर और धर्म में या तो विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा, मतलब अपने तर्कों के बेसिस पर उसको झेलेगा। वीर पूजा की प्रवृत्ति इसके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे किशोरावस्था से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, स्टैनले हॉल का कथन है, जिन्होंने किताब लिखी थी कौन सी, एडोलसेंस, किशोरावस्था। बहुत फेमस स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल का। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था क्या है, प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है। यानी किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे पर दबाव होता है, बच्चे को खुद ही बहुत तनाव महसूस होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करता है और हार्मोन के खुद के अंदर ही तूफान उसके अंदर देखने को मिलते हैं। किल पैट्रिक ने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किल कर देता है कतई। कैसे याद रखोगे, किल पैट्रिक ने कहा किशोरावस्था किल कर देगी, इतना कठिन काल है। जॉन्स ने कहा किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। तो आप लगाते हो ना अपने गालों पे जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर, तो किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था का रिपीटेशन है। क्या है किशोरावस्था, शैशवावस्था का रिपीटेशन है। चलो अब चैट्स में आपके खोल रही हूँ, टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट हो या पर्सनल डाउट हो, 5 मिनट हम लेंगे आपस में सारे बहन भाई बात करते हुए और पूछेंगे। पूछो बेटा क्या पूछना है। हेलो 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 बेटा हेलो, पूछो कोई डाउट हो। मैम ये सीडीपी सुपरटेट में कंप्लीट रहेगा ना बेटा? सुपरटेट में लाइफ स्किल और वो भी हैं, टीचिंग स्किल्स भी रहते हैं। ये सीडीपी वाला पूरा पोर्शन तो सेम रहेगा, मैं उतनी ही डेप्थ में कराऊंगी आपको यूपी टेट में भी जितना मैं सुपरटेट में कराती हूँ, केवल सीडीपी वाला, है ना। चैप्टर वाइज मिनी मूक भैया, अरे भैया अभी नोटिफिकेशन तक नहीं आया, चैप्टर वाइज मिनी मूक चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा, चुप बैठो दीदी, चुपचाप रिवीजन करो। खुद से रिवीजन क्या कर रही हैं आप, बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, पहले रिवीजन कीजिए। बिल्कुल बेटा, किल पैट्रिक, प्रोजेक्ट वेदी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और बताएं मैम क्या एसएसटी के स्टूडेंट को बायोलॉजी पढ़ना रहेगा? बेटा देखिए हमने ना पूरा सिलेबस आपका डिफाइन किया है, उसके अंदर
आपको पता है कि जो एसएसटी वाला है वो साइंस क्यों पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, गोल्डन एज आप अडोलसेंस को कहते हो, चाइल्डहुड को नहीं कहते हो, ठीक है ना। सीटेट का रिजल्ट जब आएगा पूरी दुनिया चीख चीख के बताएगी, पूरा यूट्यूब चीख चीख के बताएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। मेरा भाई भी नहीं मानता, उसे अपना बेकार कर दिया है, उसे अपना 12 बेकार कर दिया है। मैम ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी मुझे समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ईवीएस और संस्कृत की क्लास क्यों नहीं चल रही है? देखो भाई, जब चलेंगी तब बता दिया जाएगा। रिवीजन कितना अच्छा कर रहे हो वो कर लो, ठीक है ना। रिवीजन कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बस आपको देखो, आप अपने रिवीजन पर काम नहीं कर रहे हो। मैं जो कराती हूँ, आपका अपना रिवीजन कितना अच्छा है। देखो भाई, आज के बाद मैं इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करूंगी, और अगर कोई मुझे दिख भी गया इस पे कि ये वाली क्लास कब चलेगी, वो वाली क्लास कब चलेगी, तो उसको ना इनेबल कर दूंगी, उसकी मतलब बोलने की आजादी छीन ही लूंगी। वो क्लास में तो रहेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आज लास्ट बार एक बहुत अच्छी तरीके से बात बता रही हूँ कि पहले जितनी क्लासेस चल रही है उसका रिवीजन करो। तुम्हें ये क्यों है कि बस मेरा भरना भर जाए, जब बोलते ना, तुम कहीं मतलब ये राशन की दुकान है जिसपे तुम राशन लेने आए हो, तो तुम्हें ये है कि राशन की दुकान बंद हो जाए उससे पहले मैं सारा सामान लूट ले जाऊं। बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये है तुम्हें, क्यों है, ये क्यों है? अरे बेटा जी, यूपी टेट में ईवीएस भी जरूरी है एकता मेरी लाड़ो। तो क्या ये बात हम नहीं जानते बिट्टू? हम नहीं जानते? बताओ तुम मुझे, क्या हमें नहीं पता होगा? तुम बताओ 2 मिनट के लिए आराम से, क्या हमें नहीं पता होगा लाड़ो कि है ना, संस्कृत भी जरूरी है, जिसने संस्कृत ली होगी, है ना, जिसने ईवीएस तो है ही है, ईवीएस भी जरूरी, हमें नहीं पता होगी बात है? तुम ये राशन की दुकान में आते हो, जल्दी बताओ मुझे, ये राशन की दुकान है, लूट के भाग जाना है, जो मिले फट भर लो भर लो भर लो भर लो भर लो, है, फिर घर जाके देखें ओ ले, जल्दबाजी में खराब सामान आ गया साहब, अरे जल्दबाजी में वो ये कह रहा था कि रुक जाओ मेरे को आराम से कर लेने दो, लेकिन हम नहीं माने। तो राशन की दुकान की तरह क्यों लूटते हो? मजे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन साथ की साथ करो। मेरा एक ही मानना है, एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो तल्लीनता से, और इतने अच्छे नोट्स बनाओ उसके कि जीवन में कभी उस सब्जेक्ट में आपको कभी पढ़ने की, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन अच्छे से हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो रिवीजन का समय मिल रहा है, कर लो, बाद में तुम ही रोओगे, तुम ही बाद में यूं कहोगे दीदी बहुत क्लासेस हो जा रही है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, फिर यहां से पकड़ के ले जाऊंगी, यहां से कान से पकड़ के, तो मान जाओ, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, अभी एक बच्ची ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था, और जो तुम लोगों की बकलोली में छूट गया। क्या कहा था? परावर्ती, परवर्ती पीरियड, परवर्ती पूछ रही थी एक बच्ची, ठीक है ना। हाँ, परवर्ती पीरियड क्या होता है? परवर्ती का मतलब होता है ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे अंदर, और ऐसा परिवर्तन जो बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन हो, ठीक है ना। बेटा देखो, आप शायद देखते नहीं हो, आप देखो पहले जाके कि लेवल 1 में आपने अगर लेवल 1 लिया है तो आपकी लेवल 1 में कौन कौन सी क्लासेस खुलती हैं, तो वो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि लेवल 1 में पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो जो क्लासेस खुल रही हैं लेवल 1 में, वही क्लासेस आपको पढ़नी है। आपने जो बैच लिया होगा वो ही बैच आपके में खुलता है, उसमें जो आपको मिल रहा है वो आपको पढ़ना है, यानी वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो रिवीजन ज्यादा अच्छा करो, आ जाओ। तो परवर्ती का मतलब ओवरऑल बहुत बड़ा ट्रांजिशनल चेंज, ठीक। अब देखो, किशोरावस्था में ना स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं, हालांकि स्वास्थ्य संबंधित रोग तो बाद में भी हो जाते हैं, लेकिन किशोरावस्था में ज्यादा होते हैं। अच्छा साहब देखो, जैसे क्या क्या होते हैं, एक होता है एनोरेक्सा नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मेरे साथ बोलो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या कहोगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहोगे? किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या रोग होते हैं? पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है ना, क्लियर हो गया? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है बेटा जी? कि बच्चा सोचता है कि मैं मोटा हो गया, और नर्वस हो जाएगा और डाइटिंग कर देगा। अब बच्चा सोच रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन क्या रहेगा, उसको लगता है अगर पॉलिटी सब में खुल रहा है, तो इसीलिए तो कहा जाता है तुम्हें कि तुम्हें प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस कराए जाते हैं तुम्हें करने चाहिए। अब जब प्रीवियस ईयर के तुम्हें ईवीएस कराया होगा, तो तुमने देखा होगा कि लेवल 1 जो है, लेवल 1 में पॉलिटी,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आता है और ईवीएस भी आता है। तो इसीलिए जो यूपीटेट का ईवीएस है वो ऐसा ईवीएस है बेटा, उसमें सीटेट की तरह केवल ईवीएस नहीं है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें पॉलिटी भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इतना सब कुछ है। तो इसीलिए आपकी में वो पॉलिटी की किताब मतलब पॉलिटी की खुल रही है, तो ऑलरेडी वो ईवीएस का ही हिस्सा है। मेरी बात को समझे तो एकदम तसल्ली से आपके में जो चीज है लेवल 1 वालों के में जो खुल रहा है वो लेवल 1 वालों के लिए है। हाँ, लेवल 2 वाले अगर एसएसटी के हैं तो वो एसएसटी वाली क्लास देखेंगे, और जो साइंस वाले हैं वो एसएसटी क्लास नहीं देखेंगे, और जो एसएसटी वाले हैं वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको नहीं देखेंगे। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात। सर ने बताया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये इनकी बोलने की आजादी छीन लो, क्योंकि फालतू बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, इनको कितना भी बता दो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है। ये पक्के भारतीय हैं, भारतीय होते हैं ना, जब तक इन्हें मार मार के ना याद कराया जाए तब तक नहीं होगा। तो ये चाह रहे हैं कि इन्हें बार बार याद कराया जाए कि कौन सी क्लास तुम्हें लेनी है कौन सी नहीं। अरे खुद बड़े हो जाओ, थोड़े समझदार हो जाओ लाड़ो, आ जाओ। एनोरेक्सिया नर्वोसा, आज मैंने लास्ट बार बताया, आप कभी दोबारा मत पूछना, पकड़ के ले जाऊंगी, घर से ही उठा लेती हूँ। हाँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बच्चा नर्वस है, उसको लगता है मैं मोटा हो रहा हूँ, और उसको लगता है मैं मोटा हो रहा हूँ तो क्या कर देगा, डाइटिंग करना शुरू कर देगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, बुली का मतलब क्या होता है जानते हो, बुली करना। मैम ये मेरे को बुली करता है, बुली का मतलब क्या होता है बेटा, बुली का मतलब कोई आपको छेड़ता है, कोई आपको चिढ़ाता है। तो बुलिमिया नर्वोसा में ये बच्चे को लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो खूब ठूसेगा, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, खाओ। फिर उसको लगेगा अरे यार मैं मोटा हो जाऊंगा, तो अब ये सोच सोच के खुद से वॉमिट करेगा, उंगली डाल डाल वह 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 कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर खुद से वॉमिट करेगा, बुलिमिया नर्वोसा। बिंज डाइटिंग, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को डिश ऑर्डर लिख दिया, डिश आ रही है कोई। तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, बिंज ईटिंग, बिंज का मतलब होता है लगातार, जैसे बोलते हैं ना आजकल लोग कोई भी वेब सीरीज होती है उसको बिंज वॉच करते हैं। बिंज वॉच का मतलब होता है उसको देखते ही रहते हैं, रात भर देख रहे हैं, दिन भर देख रहे हैं। कभी ऐसा नशा हमें किताबें पढ़ने का था, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, आज भी बहुत शौक है। आप मुझे कॉमिक्स दे दो, आप मुझे स्टोरी की कहानियां दे दो, मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो वो इनको साइड में करके, और आप जब बुक्स से रीड करते हो, किताबों से जब आप रीड करते हो तो एक अलग सुकून होता है। तो बिंज रीडिंग का जैसे होता है ना लगातार, कि लाइट चली गई, तो हमने तो इस तरीके से भी पढ़ा है कि चेतन भगत का 2 स्टेट मैंने ऐसे पढ़ा था कि लाइट चली गई है और मम्मी कह रही है कि लाइट चली गई है, और मैंने है ना वो लगा रखी है, क्या बोलते हैं, कैंडल लगा रखी है। तो मम्मी कह रही है अरे थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, आंख वैसे ही खराब है और खराब करने पे तुली हुई है। अब मैं मम्मी को ये तो नहीं कह सकती मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, तो मैं मम्मी को क्या कह रही हूँ, मम्मी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रही हूँ, कल बच्चों को इस पे क्वेश्चन कराने हैं मुझे। मतलब मैं पढ़ाना शुरू कर चुकी थी तब तक। तो ये होती है बिंज रीडिंग। ऐसे ही बिंज ईटिंग, अभी कुछ ठूसा, होते हैं ना कुछ लोग, फिर थोड़ा सा घूमते घामते इधर से आए, फिर देखा ओहो डोडा बर्फी, कुटुक 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 कुटुक, फिर ठूस ठास के चले गए, फिर आए मम्मी चाय बना लो, फिर चाय बन गई, चाय के संग में जा नमकीन ले आ, अरे ये वाली नमकीन अच्छी नहीं लगी, वो वाली लेके आओ जो रतलाम से लेकर आए थे, फिर वो वाली ठूस है। तो मतलब कुछ ना कुछ ईट करते रहना, बिंज ईटिंग उसको बोलते हैं। तो बिंज का मतलब क्या होता है बेटा जी, लगातार, लगातार ठूसा ठूसी, लगातार खाना, ठीक है ना। तो फिर से समझो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बच्चा नर्वस है, उसको क्या लगता है कि कोई मुझे मतलब सॉरी, उसको लगता है कि मैं बहुत मोटा हूं, इसीलिए डाइटिंग करना शुरू कर देगा। बुलिमिया नर्वोसा, बच्चे को लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए खूब खाएगा, फिर खुद से वॉमिट कर देगा, ठीक है ना। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। अब देखिए साहब, हम बात करेंगे अलग अलग विकास के आयामों की, और ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें जीन पियाजे के अकॉर्डिंग नैतिक विकास भी पढ़ेंगे, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग भी नैतिक विकास पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन जरूर करते चलेगा। इसके बाद सीधे जो मैं चैप्टर उठाऊंगी वो उठाऊंगी बुद्धि, वो चलेगा कम से कम 4 से 5 दिन। फिर उठाऊंगी व्यक्तित्व, वो भी चलेगा कम से कम 5 से 6 दिन। फिर उठाऊंगी लर्निंग, वो चलेगा कम से कम 10 से 15 दिन। फिर उठाऊंगी आपका शिक्षण, जो चलेगा आपका 7 दिन। फिर छोटे छोटे चैप्टर स्मृति, विस्मृति, समायोजन, क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, कल्पना, है ना, और एक्शन रिसर्च, इनके बारे में,
मॉडल्स हैं कुछ उनके बारे में, फिर एंड में कुछ परिभाषाएं, और इस तरीके से आपका सिलेबस खत्म होगा। तो मैं आपका सिलेबस किसी भी हालत में अप्रैल से पहले नहीं कराऊंगी, अप्रैल तक आराम आराम से समझाते हुए कराऊंगी। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें ये लगेगा कि दीदी स्पीड में भग गई है, और ये भी नहीं होगा तुम्हें लगेगा दीदी बहुत स्लो चल रही है, ठीक है ना। आ जाए तो हम जब बात करते हैं शारीरिक विकास की, गुड्डा रिवीजन साथ ही साथ करते चलो। तो शारीरिक विकास अगर मैं बात करूं शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में बच्चे का भार बच्ची से ज्यादा होता है, यानी लड़के ज्यादा भारी होते हैं, लड़कियां कम भारी होती हैं। तो अगर मैं बात करूं किसमें कि भैया शारीरिक विकास के बारे में बात करूं, तो जब बिल्कुल बच्चा 0 से लेकर 2 साल का है, यानी जब बच्चा शैशवावस्था का बच्चा है, तो उस समय पे लड़के का भार लड़की से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब लड़के का भार कितना होता है बेटा, 7.15 पौंड। 7.15 पौंड का मतलब, इसको अगर हम हाँ लर्निंग कर्व्स, वो लर्निंग में ही आएगा ना, कैसी बातें करते हो, पकड़ के ले जाऊंगी। तो लड़के का भार कितना है, 7.15 पौंड। इसको केजी में अगर पूछ ले तो बताओ केजी में कितना, केजी में कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़कों का भार 7.15 है और लड़कियों का उनसे 2 पौंड मतलब 0.2 पॉइंट्स कम है, ठीक है ना, 0.2 पॉइंट्स कम यानी 7.13 है। तो इसका मतलब आप मुझे ये बताइए कि 7.15 पौंड का मतलब कितने किलो होगा, और 7.13 पौंड का मतलब कितने किलो होगा। तो इसके लिए आपको बताएं, जल्दी बताएं, इसके लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। ओ 50 किलो, मैं पकड़ के ले जाऊं तुम्हें, कौन है ये 50 किलो वाला, कौन है ये 50 किलो वाला, 50 किलो की बात नहीं करनी होती है। हाँ तो बताओ मुझे जल्दी से कि कभी पौंड में पूछ ले एग्जाम में तो कैसे डील करो। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, हमेशा एक चीज को याद रखो कि लड़की का वजन जो है वो ज्यादा है 7.15, लड़की का 7.13। हमारे यहाँ पे एवरेज हम ये मानते हैं कि बच्चे 3.5 किलो के बच्चे को एवरेज माना जाता है हमारे पास में। एक पौंड में आप ये कहोगे कि 0.453, यानी कि आप ये समझ लो 450 ग्राम का बच्चा होता है। एक पौंड का मतलब कितना है, 450 ग्राम। एक पौंड का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ लो, एक पाउंड का मतलब क्या है कि 0 पॉइंट है ना, 0.453 ग्राम, आप इसको ऐसे समझ लो। तो मतलब पूरा 500 ग्राम का भी बालक नहीं है, पूरा 500 ग्राम का भी बालक नहीं है, यानी वो कितने ग्राम का बच्चा है, 45 जी, जीएम ना लिखूं, सही कह रहे हो बेटा, केजी लिख दूं, अगर जीएम लिख दूंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीएम लिख दूंगी पीछे तो इसका मतलब फिर तो ये हो जाएगा ना कि उस ग्राम में भी कम, मिलीग्राम में बच्चा हो गया। तो या तो इसे 445 ग्राम लिख लो, या इसको 0.453 यानी 1 किलो भी नहीं है, तो या तो इसको आप 445 ग्राम लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.453 केजी। तो हमेशा याद रखना कि एक पौंड का मतलब होता है कि बच्चा आधी किलो से भी कितना कम है, आधी किलो में 50 ग्राम कम है। तो इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 2 पौंड का मतलब हो गया कि बच्चा तकरीबन तकरीबन 900 900 900 कुछ ग्राम का हो गया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 1 किलो में कितना पौंड होते हैं, तो 1 किलो में हो जाते हैं आपके 2.1 केजी में, जब भी पूछे कि 1 किलो में कितने पौंड होते हैं तो 1 किलो में होते हैं 2.204 पाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, इस हिसाब से भी हिसाब लगाओगे तो अपने आप हिसाब लगा लो। 7 पाउंड का मतलब ही हो गया, 7 पाउंड का मतलब ही हो गया, जब 1 पाउंड का मतलब 500 ग्राम हो जाता है बच्चा, तो 7 पाउंड का मतलब लगभग लगभग बच्चा 3.5 किलो का है। तो लड़कों का वजन जो है वो ज्यादा है, लड़कों का वजन 7.15 पाउंड है, और लड़कियों का वजन कितना है बेटा जी, 7.13 पाउंड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना है शैशवावस्था, ये मैंने पहले ही क्लासेस में बता रखा है, 0 से 2 वर्ष, कभी भी इसको 0 से 6 वर्ष नहीं बोलना है, ठीक है ना। क्या बोलना है, 0 से 2 वर्ष रखना है, ठीक है ना बेटा। ये पहली क्लास नहीं है,
मेरे बच्चे अगर ये पहली क्लास होती तो ऐसे थोड़ी ना होता कि हम सीधे यहाँ पे होते बिट्टू। ये मतलब काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं मेरे हिसाब से। कितनी क्लासेस हो गई हैं बेटा? कम से कम 10 से 15 क्लासेस तो हो ही गई हैं, है ना? 10 से 15 क्लासेस तो हो ही गई हैं बेटा जी, ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखना। अच्छा, लंबाई कितनी होती है शैशवावस्था में? तो शैशवावस्था में बच्चों का जो विकास की गति होती है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। क्या होता है बेटा जी? बहुत तेजी से, बिल्कुल। लड़कों का वजन लगभग 3 किलो 24 ग्राम और लड़कियों का 3 किलो 23 ग्राम के करीब होता है। मतलब 3.5 किलो और 3.5 लड़कियों का कुछ कम सब मामला रहता है। तो लंबाई की बात करें तो बहुत तेजी से बच्चे की वृद्धि हो रही है। सिर और मस्तिष्क की बात करें तो जो बच्चा पैदा होता है ना बेटा, हमेशा याद रखना, उसके सिर की जो लंबाई होती है ना, वो उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 हिस्सा होती है। यानी आप ये समझ लो कि आपका शरीर है पूरा, तो आपके शरीर का 25% तो आपका खोपड़िया होगी, 25% तो क्या होगा? आपका सिर होगा। तो आपने देखा होगा ना, छोटा सा बच्चा होता है, इतना बड़ा सा सिर, उसका सिर दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा उसका सिर ही होता है। 1/4 हिस्सा उसका क्या है? सिर है। बाकी का 3/4 में उसके बाकी ऑर्गन आते हैं। तो इस बात को भी हमें हमेशा याद रखना है। हड्डियों की अगर बात करें तो 270 बोन्स होती हैं। 206 नहीं बोलनी है, 270 होती हैं। क्यों होती हैं 270? क्योंकि अभी बच्चे की हड्डियों का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? अभी बच्चों की हड्डियों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है हड्डियां। तो हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस होता है। तो अभी क्या है? छोटी छोटी हड्डियां हैं जो बाद में, ये छोटी छोटी कार्टिलेज हैं जो बाद में जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है ना? याद है? अब आते हैं बाल्यावस्था में। अब देखो, बाल्यावस्था में आप देखोगे कि बच्चे का वजन बढ़ेगा। बाल्यावस्था में बच्चे का वजन बढ़ेगा, लेकिन बच्चे की लंबाई में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बच्चे की लंबाई आपको ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है। हड्डियां 10 से 12 साल तक हड्डियों का सुदृढ़ीकरण होता है। हमेशा याद रखना कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। ठीक है ना? कब कितनी होती है? तो याद रखो मेरे साथ, शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350, और जब यही बच्चा किशोरावस्था को कंप्लीट कर लेता है, हड्डियों का सुदृढ़ीकरण हो जाता है ना, तब वो 206 हड्डियां बनती हैं। तो मेरी बात को याद रखना, बाल्यावस्था में 350 होती हैं। आपको पता है दूध के दांत गिरने लगते हैं 6 वर्ष तक। आपको पता है 6 वर्ष में बच्चे के दूध के दांत गिरने लगते हैं और परमानेंट टीथ आने लगते हैं, और 12 से 13 साल तक सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। तो 6 वर्ष से, है ना, 6 साल का जब बच्चा होता है तब से बच्चे के दूध के दांत गिरने लगते हैं। किशोरावस्था की अगर मैं बात करूं तो लंबाई में फिर एक साथ वृद्धि होगी। अब देखो, लड़कियों की लंबाई जो होगी, जब लड़कियां 14 साल तक की उम्र तक पहुंचेंगी, तो जितनी भी लड़कियों की लंबाई होनी है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने ये उस दिन भी बताया था ना, ग्रोथ स्पर्ट, ये एक चीज मैंने आपको समझाई थी, नहीं समझ में आया था उस दिन तो दोबारा समझो गुड्डा। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है बेटा जी? ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है बेटा जी, तेजी से शरीर का विकास करना। तेजी से क्या होना? शरीर का विकास, है ना, तेजी से लंबाई बढ़ना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, है ना। तो ये इतना तेजी से होगा, लड़कियों का होता है 10 से लेकर 12 साल में। इसीलिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो छोटी बच्चियां होती है ना, लड़कियां, सेम लड़का और लड़की एक घर में रह रहे हैं, 10 साल के बाद घर वाले ये कहने लगते हैं देखो लड़की कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लड़कियों का ग्रोथ स्पर्ट जो है वो पहले आता है। यानी 10 से 12 साल की उम्र में ये जो, या 10 से 14 साल, ये जो 4 साल का होता है ग्रोथ स्पर्ट, याद रखना, लड़कियों में भी लड़कों में। तो लड़कियों में ये जो 10 से 14 साल होते हैं, इसमें लड़कियां अपनी पूरी हाइट, पूरे हार्मोनिकल चेंजेस सब आ जाएंगे, मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स, है ना, पेल्विक एरियाज का बढ़ना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, प्यूबिक हेयर्स, अंडर आर्म्स, आवाज का और पतली होना, है ना, पीरियड्स आना, सब 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 शुरू हो जाएगा ये। और जितनी भी हाइट बढ़नी है वो एकदम पट करके बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, लड़कियों का ये ग्रोथ स्पर्ट 10 से लेकर, है ना, 14 साल के बीच में, और लड़कों का क्या है, 12 से लेकर 16 साल के बीच में आएगा। तो ये जो लड़के हैं मेरे, ये पिछड़ गए यहाँ पे। तो लड़कियां इसीलिए घर वालों को लगती है, ठीक है ना, इसीलिए लड़कियों को क्या लगता है, इसीलिए घर वालों को लगती है, हाय ये तो कितनी बड़ी हो गई, देख तू तो चूजा सा ही रह गया,
यार देखो लड़की कितनी बड़ी होगी, अरे साहब लड़कियां किसकी रहती हैं, लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होती दिखती हैं, इसलिए दिखती हैं भाई बहनों क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों का पहले आता है, लड़कों का बाद में आता है ना। ये खेलते ही रह जाते हैं, 2 साल और खेल रहे हैं, ये 12 साल के बाद इनमें जवानी आएगी। लड़की के अंदर ये चीज, यही परिवर्तन जो है वो 10 साल से देखने को मिल रहा है। इसीलिए, है ना, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए यहां पर हम ये मानते हैं कि लड़कियां 14 साल की उम्र तक उनकी जितनी भी हाइट बढ़नी है ना बुड्ढा, उसका 90% तक लड़कियों का 14 साल तक बढ़ गया है। तो अगर कोई लड़की 13 साल, 13.5 साल, 14 साल की है, उसकी हाइट अगर पहुंच गई है कितनी, 5.5, है ना, यानी 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट 7 इंच है, तो मुश्किल से अब कुछ आधा इंच ही बढ़नी है, यानी 90% उसकी हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है ना, 90% उसकी हाइट बढ़ चुकी है। अब बात आती है बॉयज में। तो बॉयज में 14 साल की उम्र तक लड़के क्या है, केवल अपनी हाइट का 57% ही आया है। ठीक है ना, केवल 57% ही आया है। तो वो बेचारे एकदम, अगर घर में बहनें होती हैं तो मम्मियां उनकी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं और घर वाले कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा लगता है इसके सामने तो चूजा सा। ये बड़ी बहन लगती है, मतलब छोटी बहन अगर सेम एज ग्रुप के हैं, अगर ट्विंस हैं, तो आप देखेंगे कि छोटी बहन की हाइट और सारे परिवर्तन एक साथ होंगे, लेकिन किसमें, मतलब भाई में नहीं दिख रहे होंगे। तो बॉयज में क्या रहेगा बेटा, 2 मिनट रुको, एक बार बोलने की आजादी छीन लूं मैं, हाँ आ जाओ। अब बॉयज में अगर मैं बात करूं, तो 14 साल तक केवल 57% तक ही आप अपनी हाइट गेन कर पाते हो, 57% तक ही, है ना। तो जितनी हाइट उसको गेन करनी है, तो वो 18 साल तक, 16 साल तक वो अपनी कंप्लीट हाइट गेन कर लेगा। तो लड़के अपनी 16 साल तक कंप्लीट हाइट गेन कर रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो 14 साल तक अपनी हाइट का कितना, 90% गेन कर देती है। भारत में वृद्धि 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार ज्यादा बढ़ता है, 15 साल के बाद। त्वचा, आपको पता है जवानी में त्वचा और बालों में निखार आ जाता है, तभी तो आप जुल्फे यूं लहराते हुए घूमते हो, लड़के भी, है ना। टीथ की अगर मैं बात करूं, 13 साल तक आपके पूरे स्थायी दांत निकल आते हैं, जो केवल कोई घूंसा मारे तभी टूटेंगे, बाकी नहीं टूटेंगे। तो 27 से 28 दांत आपके निकल आते हैं, और बाकी जो दांत हैं आपके, जिनको बोलते हैं अकल दाढ़, वो कुछ लोगों की किशोरावस्था में आ जाती है, कुछ लोगों की बाद में आती है, तो मतलब अच्छे तरीके से समय लगते लगते आ जाती है। अब अगर मैं बात करूं इमोशनल डेवलपमेंट की, तो संवेगात्मक विकास के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब देखो संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इस बात को आपको समझना होगा, संवेगात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। बचपन में आपको अगर कोई आपके मन की पसंद की चीज नहीं मिलती तो आप क्या करते थे, घूंसा मार देते थे ना सामने वाले को, एकदम पीट दूंगा, है ना, ये कर दूंगा। अंकित कह रहा है तभी मुझे मूछ 13 साल में आया था, और दाढ़ी तो बहुत ही बाद में आती है लड़कों की, यहाँ एक दाने आते रहते हैं, फिर 2-4 बाल आते रहते हैं, फिर लड़कों को स्पेशली उनके फादर्स ये बोलते हैं कि बेटा नहीं, अभी कटिंग नहीं करनी है ना, अभी वो नहीं करनी है, पहले आने दे बाल, उसके बाद दाढ़ी बनाना, ठीक है ना, ऐसा वाला। मेरी भी बहन बड़ी है, बट उनके, क्या कह रहे हो, मैं नहीं देख पा रही हूँ बेटा, उनके सामने मैं बड़ी हूँ, वो छोटी लगती हैं। लड़कियों की बात, लड़कियों से कंपैरिजन नहीं कर रही मैं, लड़कों की और लड़कियों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं आज के जमाने में लड़कियां 5 फुट 4 इंच बहुत कम से कम होती हैं, 4 फुट मतलब 5 फुट 4 इंच खूब अच्छी हाइट होती है लड़कियों की भी। ये तो फिजिकल एक्टिविटी पे और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है बेटा। आ जाओ, इमोशनल डेवलपमेंट, बचपन में तुम छोटी छोटी बातों पे रोने वाले रुतेलू, है ना, तो शैशवावस्था में भय, क्रोध और प्रेम, यही तुम्हारे संवेग थे। जेबी वॉटसन साहब कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे जन्मजात क्या होते हैं, जन्मजात हमारे अंदर 3 इमोशन होते हैं। क्या कहते हैं जेबी वॉटसन, कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर प्राइमरी इमोशंस होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं, और ये 3 इमोशन होते हैं। तो जेबी वॉटसन ने ये 3 प्राइमरी इमोशन बताए, कौन सा, लव, फियर और एंगर, ठीक है ना। 3 प्राइमरी इमोशन बताए, मेरे साथ बोलो, लव, फियर और एंगर। आपने देखा है छोटे बच्चे को फियर, डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में माँ आ जाती है, प्यार कर देती है, नॉर्मल हो जाता है ना। एंगर, दूध पे बिचर जाता है बच्चा, माँ नहीं आई तो फिर पी नहीं रहा, फिर संभाल रहे हैं, 2 मिनट में चेंज भी हो जाता है। फिर बाल्यावस्था में बच्चे के इमोशन में थोड़ा ठहराव आ जाता है। क्यों आ गया, अब वो ऐसे जमीन पे लेट लेट के नहीं रो रहा, है ना, अब वो जमीन पर लेट लेट के नहीं रो रहा,
अब वो सिचुएशन क्या है कि जमीन पर उसकी ये वाली सिचुएशन नहीं है, हमें दिला दो दिला दो, ये छोटे छोटे बच्चे ही कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, तो आप कहोगे ये छोटे छोटे बच्चे ही कहते हैं। और कितनी बार बताऊं किशोरावस्था आंधी तूफान है या नहीं है? ये क्या बताया बहन मेरी, कहाँ थे तुम, कौन सा आंधी तूफान तुम अपने जीवन में ला रही थी, ये क्या बताया था मैंने? तूफान, संघर्ष, दबाव, तनाव, कहाँ थी दीदी आप? ये जो तूफान आ रहा था तब आप कहाँ थी? क्यों कह रही दीदी आपने ये नहीं बताया कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है या नहीं, ये क्या लिखाया था फिर मैंने लाड़ो? मान जाया करो, मान, ठीक है ना, ध्यान यही रखा करो, अपनी बकलोलियों से बाहर निकलो। तो ये छोटे बच्चे के अंदर हमें इमोशन देखने को मिलते हैं। जब बच्चा ऊपर आता है, बाल्यावस्था में आता है ना, तो जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उस समय पे आपने बच्चे के अंदर एक चीज देखी, अब वो रोड पे लेटेगा नहीं, है ना, अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिंसियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे ना हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, उसके इमोशंस में कंट्रोल देखने को मिलता है, ठहराव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने इमोशन और समाज के नियमों में एडजस्टमेंट करता है। अपने घर पे तो बच्चे कहते हैं हो जा, घर में क्या करता है, स्कूल में मैम ने कहा गो देयर एंड स्टैंड अप, तो कहता है ओके मैम, यू मुंडी नीचे कर लेगा। तो अब वो अपने इमोशन और समाज के नियमों में एडजस्ट कर रहा है, वरना बाहर निकाल के फेंक देंगे। अच्छा, बाल्यावस्था में, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था प्रतिद्वंदी, किलपैट्रिक ने कहा है ना कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ठीक है ना, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, यानी कि यहाँ पे बच्चे में कंपटीशन होता है, मेरे को इससे आगे बढ़ना है, नफरत भी होती है, घृणा, ईर्ष्या, जलन भी होती है। झूठ बोलकर बच्चा नेग्लिजेंस से बचने लगता है। जैसे उसको पता है मम्मी डांटेगी इस चीज पे, तो बच्चा क्या कहता है, यहाँ पे खूब झूठ बोलता है, रज रज के झूठ बोलता है। मम्मी ने कहा तुमने ये वाला काम नहीं करा, मम्मी वो क्या कहूँ मैं, मम्मी ना, ये कहानियां सारी यही बनती हैं, है ना, सबकी। और अच्छी बात है, आपका बच्चा अगर झूठ बोलता है, मैं उसको इनकरेज नहीं करती, लेकिन अगर आपका बच्चा झूठ बोलने में एक तो कॉन्फिडेंस और एक कहानी अच्छी बनाता है, तो मन ही मन में इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है ना। हालांकि आप तो माँ हैं, 2 मिनट पे पढ़ लेंगी, और जो टीचिंग की तैयारी, उसको बोलो सीडीपी पढ़ती हूँ मैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी करती हूँ, 2 मिनट में तुम घर में किसी को भी बना लो, मुझे नहीं बना सकते, तो उसको वहीं की वहीं पकड़ लो। लेकिन इस चीज पे खुश होना कि आपके बच्चे के अंदर ये मेकिंग की पावर है कि वो कन्विंस कर सकता है दुनिया को, और आने वाले समय में यही सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर कि आप लोगों को कन्विंस कर पाए। अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं किशोरावस्था। अब देखो ना, तो ये बेचारा बच्चा है, नहीं बड़ा, तो अब इसमें इमोशनल इनस्टेबिलिटी आती है। इनस्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? कभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा प्यार, मूवी देख के रोने लग गए, रास्ते पे किसी गरीब आदमी को देखा रोने लग गए, पैदल ही चले आ रहे हैं, आपने पूछा बेटा पैदल क्यों आ रहे हो, मम्मी वहां पे एक गरीब औरत थी, रो रही थी, तो मैं उसको अपने किराए के पैसे दे आया। अरे, ये भी देखने को मिलेगा। तो इमोशनल में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, ये संवेग बहुत स्थायी हो जाते हैं, लेकिन बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो क्रोध आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, दया आ जाएगी, है ना, तो मारपीट भी कर जाता है। इसीलिए चिंतित रहता है बच्चा किशोरावस्था में अपने शेप को लेकर, हेल्थ को लेकर, रेस्पेक्ट के प्रति। अगर बच्चे को असफलता मिलती है तो बहुत ज्यादा घोर निराशा बच्चे के अंदर आ जाती है, इसी एज में आती है। इस एज में बच्चे के अंदर सेक्सुअल डिजायर की तीव्रता होती है। तो ये सारे इमोशन बच्चे के अंदर क्या होते हैं, अच्छे तरीके से बढ़ रहे होते हैं। तो अब इससे आगे के जो हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉर्म चॉर्म्स की वगैरह, ये हम कब करेंगे, अब ये मंडे करेंगे, कल क्लास नहीं करेंगे। मैम मेरा भाई बहुत झूठ बोलता है, कोई बात नहीं, बोलने दो बेटा, अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि बच्चे के पास एक अच्छा, उसके पास अपनी क्रिएटिविटी है, मैं इसको क्रिएटिविटी से जोड़ती हूँ। मैम इमोशनल कॉम्पिटेंस भी अच्छी चीज है, क्योंकि वो हमें इम्प्रूवमेंट का जरिए बनाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इमोशनल बहुत अच्छी बात है दिव्या, शुक्रिया बेटा जी। दीदी मैं आपके घर आऊंगी और वीर के साथ खेलूंगी और पढ़ाई करेंगे दीदी, रख लोगी मुझे, यानी हाँ रख लूंगी बेटा, आ जाइए।
मम्मी से पूछ आना जो तुम्हें इतनी पाली पनासी अपनी बेटी मेरे को देने को तैयार होंगी या नहीं होंगी, पहले माता जी से पूछ आना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। हाँ, कल क्लास नहीं होगी आपके लिए, मैंने इसीलिए होली में क्लासेस ली थी, क्योंकि सैटरडे संडे में क्लास नहीं ले पाती। तो जब तुम लोग ये कह रहे थे ना दीदी यूट्यूब पे, जब मैं क्लास ले रही थी दीदी मतलब होली में क्यों क्लासेस, तो वो इसी वजह से ले रही थी कि कुछ तुम्हारा फ्लो बना रहे। बिल्कुल डेफिनेशन ट्रिक के साथ याद कराऊंगी मैं, दोबारा से बुक्स भी कराऊंगी, तो डोंट बी वरी, बस तुम रिवीजन साथ के साथ करते रहो, है ना। बस ये मत कहना बार बार मेरी क्लास नहीं होती है, मैं सैटरडे क्लास नहीं लेती हूँ बेटा, ठीक है ना। तो बस एक चीज ये मत कहना कि भैया रोने लग जाओ, फिपियाने लग जाओ इस चीज पे कि दीदी हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। रिवीजन साथ के साथ करो। कोई मुझसे ये ना कहे कि दीदी हमारा रिवीजन नहीं हो रहा। मैं घर से बच्चे उठा ले जाती हूँ, बिल्कुल। एक तो वो जो उठाने वाले घूमते हैं वो छोटे बच्चे उठा के लेके जाते हैं, मैं बड़े बच्चों को उठा के ले जाती हूँ। मेरी तरफ से प्यार भी पूरा और फिर मार भी पूरी, बहुत मारूंगी और पकड़ के ले जाऊंगी सो अलग, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करते रहना है, ताकि हम अच्छे से अपनी टॉपिक्स को रिवाइज कर लें और एक अच्छी डेप्थ बना लें। तो फिर कोई भी एग्जाम हो हम आराम से जा सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ना होता है ना। हिंदी वही है, इंग्लिश वही है, रीजनिंग वही है, मैथ्स वही है ना। आपकी एसएसटी नहीं बदल रही है, सीडीपी में वही है। बस क्या करना है, अच्छे से एक बार शिद्दत से पढ़ना है और हर रोज रिवीजन करते रहना है। फिर देखो क्या बात है, बाइनोकुलर वाला बेबी आ गया, मेरा बाइनोकुलर वाला बेबी। ठीक है, बाय कर लो, बाय बाय बाय। हाय मेरी बिल्ली, म्याऊ 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 म्याऊ